फेसबुक पे आप इसलिए नहीं हो क्योंकि कई जो वहाँ पे लोग हैं जो वन्यजीव प्रेमी हैं या एक्टिविस्ट हैं, वो कई किस्म की बातें आपके पेशे को लेकर कहते हैं जब आप मैन ईटर लेपर्ड को मारने निकलते हैं। वो सरकारी तौर पे ये होता था कि साहब आप इसे मार सकते हैं क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचा। हाँ, तो वो कभी मारते थे तो थोड़ी बहुत वो भी चलाई थी, एनसीसी में सीखा था, तो बंदूक तो चलानी आती थी, अपने आप को आजमाना था। तो हम बहुत उत्साह के साथ वहाँ चले गए अपना सामान लेके, और फिर बाइक पे हम इधर उधर घूमते रहे, अपने तरीके से तलाश करते रहे। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि नरभक्षी जो है उसकी पहचान कैसे होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसी दौरान रहते हुए 2007 की बात है। तो 2007 में आपके टेहरी के बडियारगढ़ में 11 लोगों को मार डाला नरभक्षियों ने। के गुलदार के जो मल में बाल होने का क्या वजह है? इसका कारण यह है कि कुछ बाल तो ये जानवरों के मार के साफ कर देता है ना, लेकिन भूखा होता है जल्दी में, तो जब खाता है हबड़ तबड़ में तो वो बाल भी उसके पेट में निकल जाते हैं। तो इसकी पहचान यही है कि जब आपको दिखे कहीं पे ऐसा कुत्ते की तरह थोड़ा सा मोटा, तो उसको आपने लकड़ी से तोड़ के अगर उसमें बाल ज़्यादा नजर आते हैं तो आप समझ जाएं कि ये किसी गुलदार की पट्टी है। गुलदार के तौर। इस जगह पे तो मुझे लगता है मैं 10 साल पहले आया था, और पौड़ी आए हुए मुझे करीब लगता है 30 साल हो चुके हैं। 30 साल आपको हो चुके हैं पौड़ी आए हुए। कितना बदला है शहर तब से? ये शहर तब से बहुत बदला है, क्योंकि यहाँ के जो पुराने लोग थे, ज़्यादातर जो पुराने परिवार यहाँ थे कई सालों से बसे, वो तो यहाँ से बाहर चले गए। लेकिन गांव से कई लोग आ चुके हैं जो कि शहर में बस गए हैं, और शहर की जनसंख्या कम नहीं हुई है, शहर की जनसंख्या बढ़ गई है पहले से बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद एक सवाल इस शहर के लोग अक्सर कहते हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद जो पहले की जो इस शहर की तासीर थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है, और अब ये पौड़ी वैसा नहीं रहा है जैसे एक ज़माने में इसकी पहचान थी। ऐसा था कि पहले आबादी कम थी, तो वो कम आबादी के लिए बसाया गया एक शहर था। तो यहाँ के जो संसाधन थे, जो सड़कें थी, जो गाड़ियों को पार्क करने की जगह थी, वो उसी तरीके से थी। बाकी आपके जो गधेरे थे, जिसमें से कि एक प्राकृतिक रूप से पानी आता था और बह जाता था, तो उनमें भी इंक्रोचमेंट हो चुका है। तो शहर पहले से सुविधाएं तो कई हो चुकी हैं, स्कूल कई खुल चुके हैं, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हुई हैं, लेकिन शहर की सूरत जो है वो पहले से बहुत ख़राब हो चुकी। तो जो प्राकृतिक संसाधन जो थे उस पर भी दबाव बढ़ा है। हाँ, उस पर भी बहुत दबाव। तो मुझे लगता है यही जगह ठीक है। हाँ, शहर के टॉप पे अब लगभग हम आ चुके हैं। ये हाइट कितना होगा इसका? ये हाइट होगी करीब आपकी, मुझे लगता है 7,500 फीट। 7,500? हाँ, क्योंकि मैंने इसको चेक किया था। चारों तरफ इस वक्त टिहरी से लेके उत्तरकाशी का इलाका पूरा, हाँ, और इधर चमोली की रिज और कुछ कुमाऊं का हिस्सा भी, कुछ रिज कुमाऊं का हिस्सा। आज तो धुंध है। हाँ, आज धुंध है। और ये आपका पूरा हिमालय है, बंदरपूछ से लेके आपका पूरा नंदा देवी तो दिखता है, लेकिन उससे और आगे तक कुछ भी दिखे। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं हमारे यहाँ जहाँ से आपको जितना भी उत्तराखंड में आपका वो है हिमालय, बंदरपूछ से लेके और पंचाचूली तक, वो नज़र आता, लेकिन वो ये जगह नहीं है, वो कुछ पॉइंट्स आगे। और मुझे लगता है वो जो इलाका हमें दिख रहा है, वो जो NSA हैं इस वक्त भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, हाँ, अजीत डोभाल जी, ये उनका इलाका है, उनके गांव का इलाका पूरा। करीब वो ही। तो ये बड़ी ऐतिहासिक जगह है। पीछे हेमवती नंदन बहुगुणा जी का गांव है। हाँ, वो नजर इधर आ रहा होगा आपको कहीं से पीछे की तरफ, शायद छूट गए। चलिए खैर, तो आज की शाम हम यहीं बिताने वाले हैं आपके किस्सों के साथ। और ठीक है, बहुत बढ़िया। पिछले 10 सालों से तो मैं ही आपके किस्से सुन रहा हूँ। मुझे लगा क्यों ना आज की बातचीत आपके किस्सों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए की जाए। हम तो हर रोज ही बात करते हैं, लेकिन आज जो बात होगी वो स्पेसिफिक आपके प्रोफेशन की। ठीक है, आज हम उसी पे रहेंगे। आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपके शहर में मेरा स्वागत है, मेरे शहर में आपका स्वागत है।
तो भाई लंबा वक्त हो गया है आप नरभक्षी गुलदारों को मार रहे हैं। कब शुरू हुई थी ये यात्रा, और उससे भी पहले आपकी इस यात्रा पे आने से पहले जो आपकी, मुझे लग रहा है ये दूसरी यात्रा थी आपकी, पहले आप, उससे पहले का हिस्सा कैसा था? उससे पहले का जीवन क्या था? कहाँ आपकी परवरिश हुई, कहाँ पले बढ़े, किन हिस्सों में आपका बचपन गुजरा है? तो मैं, देखिए ऐसा है कि मेरे पिताजी जो हैं वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे और माताजी मेरी पौड़ी की रहने वाली थी। तो कुछ पढ़ाई मैंने अल्मोड़ा में करी और फिर 9th और 10th मैंने यहाँ मैसमोर इंटर कॉलेज से किया, पौड़ी में। और उसके बाद मैंने 11th और 11-12 की पढ़ाई जो है वो मैंने लखनऊ में जाके करी और फिर वापस पौड़ी में आके मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने श्रीनगर से टूरिज़्म किया। और उसके बाद टूरिज़्म तो किया लेकिन हम उस लाइन में नहीं गए, हम लोग किसी और लाइन पे चले। हम लोगों ने क्या है कि मिल के हम लोगों ने प्लांटेशन का काम किया यूपी में, हरदोई एक जगह थी। हाँ, मैं गया हूँ हरदोई। अच्छा। और वहाँ पे हमने एक लार्ज स्केल पे हमने करीब 2.5 लाख पेड़ उस समय लगाए यूकलिप्टस के, और साथ में फिशरीज का काम किया। तो कुछ सालों तक वो काम किया। उसके बाद फिर मैंने 1 साल मैंने ऋषिकेश में वो ट्रैवल एजेंसी टाइप का भी कुछ चलाया, क्योंकि आपने डिग्री ली हुई थी तो आपने सोचा कि चलो इसमें भी हाथ आजमा लें। हाँ, डिग्री का थोड़ा सा तो सदुपयोग हो, जो फीस भरी हुई। और उसके बाद फिर मैं पौड़ी आया। अच्छा। तो पौड़ी में आया तो पौड़ी करीब 96 या 97 के समय में आया और पौड़ी में आके फिर मैंने एक NGO हम लोगों ने चलाया। तो गांव में जाके हमने कुछ औरतों के समूह बनाए और उनको कुछ ट्रेनिंग दी और उसके साथ ही फिर मैंने थोड़ा सा रोड कंस्ट्रक्शन का काम भी किया। और फिलहाल इस समय एक होम स्टे हम लोग बना रहे हैं और आगे मेरा इरादा यही है कि उस होम स्टे को चलाएं। हाँ, उसकी एक चाबी मतलब हमारे पास भी रहने वाली है। बिल्कुल चाबी। वाह, मैंने वो देखा हुआ वो होम स्टे जहाँ बन रहा है, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप ही का है। अरे वाह, आप ही का है। ठीक है, मैं अपनी नेम प्लेट एक भिजवाऊंगा, एक कमरा हमेशा के लिए बुक रहेगा। बिल्कुल पूरा। अब ऐसा करना पड़ेगा ना, भारत के VIPओं को देख के मैं बिगड़ गया हूँ। बिल्कुल उनको मैंने देखा कि इनके कमरे बुक रहते हैं हर जगह, तो मैंने सोचा मैं भी अपने लिए कुछ कमरों का इंतजाम तो कर लूं। तो उसी दौरान रहते हुए 2007 की बात है। तो 2007 में आपके टेहरी के बडियारगढ़ में 11 लोगों को मार डाला नरभक्षियों ने। दो 2007 की। तो 96 से और 2007 के बीच आप क्या कर रहे थे? मैं वो जो आपको सभी बताया, ये सब उसी दौर की बात थी। हाँ, जो पिछली आपको बताया कि कभी फिशरीज किया, एग्रीकल्चर में हाथ आजमाया। इसमें आजमाया सब कुछ। तो 2007 में जो है करीब 11 लोगों को मार दिया। ये हमारे ये जो श्रीनगर है इसके दूसरी तरफ का जो इलाका है वो टिहरी जिले में आता है। तो उसमें बडियारगढ़ है, सिल्का खाल है, अलकनंदा की दूसरी। हाँ, दूसरी तरफ। तो वहाँ पर जो है उस समय के जो शिकारी थे, रजिस्टर्ड शिकारी जो सरकारी उसमें थे, पैनल में थे, वो लोग आए, कोशिश करते रहे लेकिन उनके हाथ वो नहीं आया। फिर गांव वालों ने जो है काफ़ी उन पे प्रेशर डाला कि साहब इतने लोगों को मारता जा रहा है, आप जो है हमारे पास भी बंदूक है, आप हमें भी वो इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग जो लोकल लोग हैं जिनके पास बंदूक है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आप लोग भी जो हैं कोशिश करें। तो मुझे जब ये पता चला कि ये लोकल लोगों को भी परमिशन दे रहे हैं, तो मैं अपना यहाँ से एक साथी को लेके बाइक में बिठा के हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो DFO वहाँ उस दिन आए थे, उन्होंने अपना कैंप किया हुआ था कीर्ति नगर में। तो मैंने कहा सर मेरे पास भी एक गन है और थोड़ी बहुत मुझे चलानी आती है, NCC में भी मैंने थोड़ा सीखा है, तो आप जो है अगर मुझे मौका दें तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप भी आ जाइए। तो भारत के मशहूर शिकारी की जो जर्नी शुरू होती है वो सिर्फ एक NCC के सर्टिफिकेट, जहाँ आपने NCC के दौरान जो गोली चलाना, बंदूक चलाना जो भी आपने सीखा है, हाँ, उस आधार पे आप चले गए और आपने नहीं, उसके अलावा भी क्या था कि जो कुछ वाइल्ड बोर जो होते हैं सुअर, तो वो क्या है लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस बीच में जब मैंने वो बंदूक ली, मैंने करीब 2006 में ली वो बंदूक, शॉर्ट गन एक मैंने ली, राइफल तो मैंने आगे जाके ली फिर। तो उस बीच हम लोग कभी शिकार खेलने जाते थे उनका, वो जंगली सुअरों का, क्योंकि वो लोगों का नुकसान करते थे और वो सरकारी तौर पे ये होता था कि साहब आप इसे मार सकते हैं क्योंकि ये
फसलों को नुकसान पहुंचा। हाँ तो वो कभी मारते थे तो थोड़ी बहुत वो भी चलाई थी, एनसीसी में सीखा था, तो बंदूक तो चलानी आती थी। तो 2007 में उन्होंने कहा साहब आप भी आ जाइए, हम भी चल दिए, हम बड़े खुशी से। मैन ईटर मारने के लिए आप निकल पड़े अपनी नई यात्रा पर। हाँ नई यात्रा पे निकल चुके। महीना कौन सा था याद है? ये मुझे लगता है ये महीना करीब जून का, गर्मियों के दिन थे। ओके। हो सकता है अप्रैल में जून। तो हम लोग बड़े खुश थे और मैं था, मेरा एक साथी था जो पीछे बैठा था, वो मेरे साथ कभी कभी वाइल्ड बॉल मारने जाता था। तो हमारे पास एक लकड़ी के हैंडल की एक टॉर्च थी जिसको हम जला के इधर उधर देखा करते थे। तो जब हम लोग यहाँ से चले पौड़ी से, मैंने उसको रास्ते से चैड़ी गांव से उसको अपने साथ बिठाया पीछे। तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था क्योंकि हमने कभी बाघ नहीं मारा था, तो एक चैलेंज था। हम ये देखना चाहते थे यार हम मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, लेकिन हमें ये था कि हम मार सकते हैं। तो वो उत्साह बहुत ज़्यादा था, एक किस्म का क्या बोलना चाहिए, चुनौती थी, अपने आप को आजमाना था। तो हम बहुत उत्साह के साथ वहाँ चले गए अपना सामान लेके, और फिर बाइक पे हम इधर उधर घूमते रहे, अपने तरीके से तलाश करते रहे। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि नरभक्षी जो है उसकी पहचान कैसे होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 5वें दिन, क्योंकि वो 2 नरभक्षी थे, उन लोगों ने 2 नरभक्षी जो है वहाँ पे उनको नरभक्षी घोषित किया था, 2 गुलदारों को, क्योंकि दोनों मिलके कर रहे थे एक करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर। तो 5वें दिन उनमें से एक को मैंने मार दिया। तो यह 2007 की बात है। तो जब मैं उसको मारने के लिए गया, तो जब मैंने बंदूक उठाई अपनी, तो मैंने ये सुना था अपने पुराने लोगों से कि साहब जब बाघ आपके ऊपर हो तो आपने उस पर फायर नहीं करनी, वो रिस्की शॉट है, वो रिस्की है। लेकिन हुआ क्या कि पहले एक लोकल शिकारी ने जब वो गांव की तरफ घुसा और उसने जब एक बकरी पे हमला कर दिया, तो लोकल शिकारी ने उस पर गोली चलाई, जो कि गोली उस पर नहीं लगी। उसके बाद हम कहीं दूसरी तरफ थे, हम वहाँ से दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे, तो उसने कहा मैंने गोली चलाई लेकिन वो भाग गया। तो हम उसका पीछा करते करते चले गए, और एक जगह पे करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद जंगल में एक जगह हमसे 30 मीटर ऊपर करीब वो नज़र आया। तो जब वो नज़र आया तो मैंने बंदूक तो चलाने की, उठाने की आदत थी, वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने सीधे उठा के सीधे कर दी। लेकिन जब बाघ की तरफ देखा तो मेरी उंगली जो है कांपने लगी, क्योंकि बाघ का नाम बड़ा होता है, टेरर ज्यादा है। हाँ टेरर ज्यादा है, क्योंकि दिमाग में आदमी के बाघ है, साइज बड़ा है उस टेरर का। हाँ साइज बड़ा है, गोली को तो कोई फर्क नहीं करती। गोली तो जिस पे लगेगी, वो चाहे वो कोई भी जानवर हो, कोई भी हो जिस पे जान है, वो वही असर करेगी। लेकिन बाघ की दहशत बहुत होती। तो जब मैंने ऐसे करके गन करी तो मेरा जो है उंगली थोड़ी सी कांपी, फिर मैंने अपने आप को संभाला और फायर करा। खैर मैंने फायर करा और तो वो वहीं पे थोड़ा सा गिरा, लेकिन हम नहीं गए फिर रात में, कि हमने खैर ऊपर है कुछ कर लेगा। गोली चलाने के बावजूद इतना टेरर था कि आप लोग तेंदुए को देखने नहीं गए। फिर सुबह हम उसको देखने गए, तो सुबह हम जब गए तो फिर वो वहां से आके नीचे खेत में हमें मरा हुआ मिला। तो ये है 2007 की बात। राइफल कौन सी थी? राइफल नहीं थी उस समय, मेरे पास शॉटगन थी। शॉटगन से पहला शिकार किया? हाँ शॉटगन से पहला शिकार करा, और शॉटगन से अगर आप अच्छा फायर कर सकते हैं तो 30 मीटर की दूरी के अंदर आप किसी भी जानवर को, टाइगर तक को मार सकते हैं, अगर आप हेड में उसके मार पाए तो। आपने टाइगर मारा है कभी? टाइगर एक 2016 में हमने सामूहिक रूप से मारा है रामनगर में। अच्छा। हाँ 2016 में टाइगर। मैनीटर था? हाँ मैनीटर था वो, क्योंकि आप ऐसे नॉर्मल तो मार नहीं सकते हो, तो बड़ा पेचीदा मसला है जंगल और जंगल के कानून। हाँ गैर कानूनी। तो उसके बाद 2009 में फिर 7 से और 2 साल के बाद फिर देवप्रयाग के पास टिहरी जिले में, वहाँ पर एक हो गया, एक गुलदार जो है नरभक्षी हो गया, उसने 5-6 लोगों को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया, 2 लोगों की जान चली। तो वहाँ भी कुछ शिकारी जिनका नाम था उस समय, क्योंकि मैं तो एक ही मारा था, मुझे कोई ऐसा जानता नहीं था। आपके दौर में कितने शिकारी थे? थोड़ा सा मैं बीच में रोक रहा हूँ इस बातचीत को। उस समय इनके जब आपने शुरू किया था? हाँ, तो इन लोगों ने एक पैनल बनाया था जिसमें मुझे लगता है 6 शिकारी होते थे ना। तो उसमें शिकारी फॉरेस्ट के ज्यादा थे और 1-2 ऐसे थे जो कि फॉरेस्ट के नहीं थे। तो वो लोग एक्टिव थे और फॉरेस्ट वाले पुराने एक्टिव थे लोग, जो कि इस समय कोई नहीं है बेचारे। उन्होंने कुछ काम किया होगा अपने ज़माने में, करा है उन्होंने। तो
वो लोग पहुँचे, कोशिश करते रहे, तो फिर उनको मेरी भी याद आई जो वहाँ के रेंजर थे कि यार एक बार उसने 2007 में ये तो उन्होंने कहा चलो इसको भी ट्राई कर लो। तो खैर वहाँ 15 दिन रुक के मैंने काफ़ी मेहनत करके फिर उसको सही पहचान के मारा। मुझे ये था कि जो पुराने शिकारी वहाँ पर थे और उस दौर में हुआ ये था कि उस गुलदार के बदले में वहाँ पे 2 या 3 गुलदारे उन शिकारियों द्वारा मारे जा चुके थे जो मैनीटर नहीं थे, जो कि मैनीटर नहीं थे, और घटनाएं लगातार जारी थी। मतलब गुलदार मरते रहे लेकिन किलिंग भी साथ साथ चलती रही क्योंकि असली वाला नहीं मारा। टोटल किलिंग कितनी थी? उसने 5-6 लोगों को घायल किया था बहुत बुरी तरह से, और 2 लोगों को मारा था। तो उसके बाद जो है, लेकिन मुझे ये बता दिया गया था वो जो पुराने शिकारी थे कि यार एक बहुत बड़ा मेल है कि हमने एक, जब उसने डेड बॉडी पे कहीं पे उसने जब डेड बॉडी के पास उनको मिट्टी में एक दिखा, तो जो पुराने शिकारी थे उन्होंने मुझे ये बता दिया था कि एक बहुत बड़ा नर है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का। तो उस बीच मुझे 2 और भी दिखे गुलदार। तो रेंजर ने भी ये कहा था आप गोली तभी चलाएंगे जबकि आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। तो काफ़ी मेहनत करी मैं, बाकी सारे शिकारी जा चुके थे। बहुत गर्मियों के दिन थे, तो मैं और मेरा साथी था दयाल सिंह, हमने खूब मेहनत करी और हम उसका पीछा करते रहे, और हमने उसको 15 दिन में 2 हफ्ते के बाद उसे मार डाला। तो वो उसको पहचान के करीब 15 दिन के बाद वो मारा गया। तो ये है 2009 की बात। और उसके बाद जो है 2010 के एंड में, नहीं 10 के नहीं, 2010 में फिर मुझे एक तीसरा मौका मिला, और वो करीब सर्दियों की बात है। तो वो मैंने मारा, फिर मुझे लगता है 2010 में शायद मैंने 2 या 3 मारे, और उसके बाद से फिर ये सिलसिला जारी है। और 2014 से और 2023 तक जितने भी नरभक्षी मारे गए उत्तराखंड में, उसमें से 90% नरभक्षी मैं नहीं मारा। 90%, 14 से और 23 तक। तो उस बीच मैंने बहुत काम किया। टोटल काउंट कितना हो गया है आपका? मेरा, देखिए अब आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए पूछ लिया कि शिकारियों के काउंट करने के बड़े गजब तरीके हैं। तो कुछ शिकारी जो, देखिए एक फॉर्मूले के तरीके से जो वो काउंट करते हैं कई लोग, तो उस हिसाब से तो मैंने 61 मार दिए, 61 मैनीटर उस तरीके से। लेकिन जो मैंने अपनी गोली से मारे हैं वो 47 हैं जिन पे मैंने गोली मारी। आप दावा 47 पे करते हैं, लेकिन 61 का काउंट आता है। ये पहली क्या है? ये पहली ये है कि इसके अलावा मैंने 7 जो गुलदार हैं उनको पिंजरे में कैद किया है। तो वो पिंजरे में इस तरीके से कैद किया है कि फॉरेस्ट वाले जो हैं पिंजरे लगाते हैं अलग अलग जगह, लेकिन जब एक शिकारी जाता है तो पूरी स्टडी करता है कि गुलदार कहाँ से गुजर रहा है, किस तरफ से गुजर रहा है, कौन सा गुलदार कहाँ से गुजर रहा है, तो वो पिंजरों को अपने तरीके से लगवाता है। तो मेरे द्वारा लगाए गए पिंजरों में 7 गुलदार फंसे हैं। तो अगर मैं उनको भी ले लूँ तो 47, और अगर आप 7 जोड़ते हैं तो कितने हो रहे हैं? 54 हो रहे हैं। और जब मैं शिकार में था मेरे साथ कोई और शिकारी भी थे, जिस पे दावा नहीं किया जा सकता कि किसकी गोली से मारा है। नहीं ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन क्या है कि उन शिकारी ने मारा। लेकिन ऐसा भी फॉर्मूला कुछ शिकारी करते हैं कि वो उनको भी काउंट करते हैं। तो 7 ये हो गए, और मुझे लगता है करीब 7 और थे जो जब मैं भी मौजूद था लेकिन किसी और शिकारी ने मारे। तो वो ये शिकारियों का जो काउंट करने का आपने तरीका बताया है, ये बड़ा दिलचस्प है। आजकल भारत सरकार भी सड़कों को ऐसे ही नाप रही है। एक सड़क को वो 4 दफा नाप रही है और 4 किलोमीटर कह दे रही है। तो आप अगर उस तरीके से देखें तो फिर वो 61 है, क्योंकि अगर कोई कहता है। और जिम का रिकॉर्ड की बात करें हम, जिम कॉर्बेट जो सबसे मशहूर भारत में हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कथा गोई भी लिखी है, अपने शिकार के किस्सों को उन्होंने बाकायदा दस्तावेजीकरण किया, किताबें छपी हैं बाद में, उनकी कहानियां छपी हैं, वो राइटर भी बढ़िया थे। उनके अगर टोटल काउंट की बात करें तो वो आप कब पीछे छोड़ चुके थे? किस साल में आपने वो पीछे छोड़ दिया था? मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कब पीछे छोड़ दिया था, और मुझे एक्चुअली उनका सही तरीके से मालूम भी नहीं है कि उन्होंने कितने मारे हैं।
शायद 33, 19 उन्होंने टाइगर कहानियां तो मुझे लगा एंड 14 लेपर्ड। हो सकता है या 31 या 33। हाँ मतलब यही कुछ 30 हाँ, के लेकिन अराउंड ही उनके हाँ, काउंट लेकिन है। कहानियां उन्होंने जो है 12 की लिखी है। मारे उन्होंने ज्यादा है, लेकिन जो उन्होंने कहानियां लिखी हैं वो मुझे लगता है सिर्फ 12 जो मैनीटर है उनके बारे में लिखी है। हम क्या जंगल के दूसरे हिस्से में चलें, उसको भी हम हाँ बिल्कुल, एक्सप्लोर करते बहुत हैं अच्छा, और बहुत अच्छा आपका आइडिया। थोड़ा सा दूसरा हिस्सा भी हम हाँ, लोग साथ साथ बहुत देखते हैं और इस अच्छा। बातचीत चलिए, को भी चलिए। आगे जारी रखेंगे। चलिए चलिए। जॉय भाई, तो हम ये तो जिम के शिकार की बात कर रहे थे कि जिम का रिकॉर्ड आपने बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया है। चुनौतियां भी अलग रही होंगी उस दौर की और इस दौर की चुनौतियां। नहीं, हाँ, इस नहीं समय बिल्कुल बिल्कुल फर्क है। उस समय का जो दौर था वो बिल्कुल फर्क था और आज का दौर बिल्कुल फर्क है। उस समय का दौर ऐसा था कि वो लोग, जैसे रुद्रप्रयाग का जो मैनीटर है, उसे मारने के लिए जब वो पहली बार आए, जिम कॉर्बेट, जबकि वो उस समय वो ऋषिकेश के रास्ते आए और ऋषिकेश के रास्ते वो पूरे पैदल रुद्रप्रयाग पहुंचे। सड़कें नहीं थी उस समय। हाँ, सड़क, ये गाड़ियां नहीं थी। यात्रा मार्ग तो था, मार्ग था, लोग चलते थे पैदल। हाँ, पुराना जो चार धाम का जो पैदल मार्ग होता था। हाँ, जो पुराना चार धाम का पैदल मार्ग था उस पे चल के आए। लेकिन उस समय जब उन्होंने एक गुलदार को मारा और लोगों ने ये कहा कि साहब ये इन्होंने मैनीटर मार दिया है, और उस समय जो यहाँ डिप्टी कलेक्टर थे एबर्टसन, तो वो भी ये मान के चले कि साहब वो जो नरभक्षी है वो मारा गया है। और क्योंकि एक इंसान की लाश वहाँ पर थी, तो वो जो गुलदार था वो उस लाश पे आ गया। तो जिम कॉर्बेट ने ये समझ के कि शायद ये वही हो, उसको मार दिया। लेकिन जब वो चले गए वहाँ से वापस, तो दोबारा फिर वहाँ किलिंग हुई। तो किलिंग हुई तो फिर वो उस बार जो है दोबारा वो गैरसैंण से पैदल आए, पूरे नैनीताल के रास्ते चलते हुए। तो उस समय के हालात बड़े फ़र्क थे। उनके पास टॉर्च भी नहीं होती थी, इक्विपमेंट भी बहुत साधारण उस दौर में रहे होंगे। हाँ, उनके पास छोटी सी टॉर्च होती थी और रास्ते नहीं थे। तो लेकिन उनके दौर में ये है कि कुछ उनके पास एडवांटेज उनको थे, कुछ एडवांटेज आज के शिकारियों को है। जैसे हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है आजकल का। आजकल का क्या है कि वो फ़ोन से बता देते हैं कि साहब यहाँ पर एक दिख रहा है गुलदार, या किसी और जगह से वो बता दिया साहब यहाँ से गुलदार दिख रहा है। लेकिन उनके समय में क्या था कि वो एक गुलदार ने किसी बैल को मारा तो उनको 10वें दिन ये खबर पता चली कि उस गांव में गुलदार ने बैल को मारा है। तो कम्युनिकेशन उस समय अच्छा नहीं था, लेकिन उनको फ़ायदा ये था कि उनके पास असले हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उनके पास कई किस्म की राइफल थी, उनको कारतूस की कोई कमी नहीं थी, और उनके साथ जो है एक पूरा कैंप चलता था, जो जिसमें उनके खाना बनाने वाले अलग होते थे, उनके कपड़े धोने वाले अलग होते थे। मतलब शिकार शाही अंदाज में किया जाता? नहीं, शाही नहीं, यह है कि एक शिकारी को भी वो चाहिए, पूरा आराम चाहिए, क्योंकि जब तक वो सही नहीं होगा तो वो क्या कहते हैं कि वो बिल्कुल वो नहीं कर सकता, किसी की नरबख्शी का पीछा नहीं कर सकता। देखिए मुझे ये लग रहा है, ये देखो गौरव, ये गुलदार का है, ये ना, ये कोई गुलदार नहीं करा, ये पुराना है। और इसकी पहचान ये है कि ये बाल हैं इसमें, देखिए ना, ये तो इसका यही, जहाँ पर कहीं ये दिखता है तो उसको आप थोड़ा सा लकड़ी से तोड़ के देख लें, जिसमें ज़्यादा बाल हो तो आप समझ लें कि वो किसी गुलदार ने मारा है। यही फर्क, बस यही है पहचान, देखिए ये पूरा है गुलदार का, और ये गुलदार द्वारा ही करी गई, उसी का ये है। ये बाल का, इसके गुलदार के जो मल में बाल होने का क्या वजह है? इसका कारण ये है कि कुछ बाल तो ये जानवरों के मार के साफ कर देता है ना, लेकिन भूखा होता है जल्दी में, तो जब खाता है हबड़ तबड़ में तो वो बाल भी उसके पेट में नहीं निकल जाते हैं। तो इसकी पहचान यही है कि जब आपको दिखे कहीं पे ऐसा कुत्ते की तरह थोड़ा सा मोटा, तो उसको आपने लकड़ी से तोड़ के, अगर उसमें बाल ज़्यादा नज़र आते हैं तो आप समझ जाएं कि ये किसी गुलदार की पट्टी है। गुलदार के दौर। क्या लगता है, ये सबसे पुराना है ये?
हाँ नहीं, ये देखो पुराना भी हो सकता है, ये 1 हफ्ते से भी ज़्यादा, मुझे लगता है 2 हफ्ते का भी हो सकता है, क्योंकि बहुत हार्ड हो गया ये। और ये देखिए कितना शाही रास्ता है, हाँ, बिल्कुल। कितना बेहतरीन रास्ता है। तो ट्रैक पौड़ी के आसपास खूब सारे हैं, लेकिन हाँ, और देखिए वो गुलदार के चलने के लिए भी कितना बढ़िया रास्ता है, क्योंकि वो जब अपने यहाँ पे जब उसका पेट भरा होता होगा, हाँ, और मस्ती में रहता होगा, तो क्या शानदार जगह है। ये ऐसी जगहों पे रहता है, ये गुलदार की शहर गाय। हाँ ये गुलदार की है, और मैंने कई जगह इनके ऐसे देखे हैं हाँ, कि जिसमें ये बैठते हैं, दिन में आराम करते हैं। तो वो ऐसी जगह है कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो पुराने हमारे बादशाह थे, शायद उनका भी सिंहासन, दस्तरखान और सिंहासन ऐसी ही जगहों पे सस्ता होगा, इससे बढ़िया नहीं रहा होगा। वो घासें होती हैं और पूरा चट्टान जहाँ से पूरा नज़ारा होता है ऐसे प्रकृति के बीच में। हाँ। तो ये रास्ता भी देखो कितना बढ़िया है, कितना। और अभी तो फिर भी धुंध है, लेकिन सर्दियों में हम अगर इस इलाके से गुजरेंगे तो सामने पूरा 360 डिग्री 180 डिग्री रेडियस पे हमें हिमालय दिख जाता है तकरीबन। हाँ ये देखो, ये पौड़ी की जो नीचे है, अलकनंदा नज़र आ रही है। हाँ अलकनंदा नज़र आ रही है, श्रीनगर आपका शहर नज़र आ रहा है, और ये सर्दियों में आपको ये पूरा जब साफ़ होगा पूरा हिमालय नज़र आएगा, और गंगा नीचे नज़र आ रही है। और आने वाले समय में वो रेल जब यहाँ पहुँचेगी तो रेलगाड़ी भी चलती हुई हमें नज़र आएगी। तो ये बहुत ही शानदार जगह है। तो जॉय भाई, रेल का आपने जिक्र किया, ब्रिटिश पीरियड का ही सर्वे हुआ है। हाँ ये या हिमाचल में भी कई। तो ये ब्रिटिश पीरियड का 1936 का सर्वे था, 1936। हाँ, और आपको शायद ये भी पता होगा कि हमारे जहाँ पे अब कलेक्ट्रेट बना है, जहाँ पे डीएम कार्यालय बना है, ये रेलवे की ज़मीन हुआ करती थी। उसका नाम शायद रेल बगीचा इसी वजह से हाँ रेल बगीचा था, और उसमें पुराने जेल के जो कैदी होते थे वो लोग वहाँ पे आते थे, और वो सब्जियाँ वहाँ पे उगाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको जो है रेलवे से ट्रांसफ़र करवा के उसको वहाँ पर वो बना दिया गया, अब कलेक्ट्रेट बना दिया गया। लेकिन आप ज़रा यहाँ पे काफ़ी फिसलन है, सूखे पत्ते हैं, थोड़ा सा आराम से आने। मेरी जंगलों में चलने की प्रैक्टिस को 34 इयर्स हो गए। अच्छा, मैं पहाड़ों पर पैदा हुआ, यहीं पास में मेरा भी गांव है। आप तो चले गए भी हैं ना मेरे साथ? मैं गया हूँ, तुम्हारे गांव गया हूँ। तो इन्हीं जंगलों में पले बढ़े। खैर, अच्छा ब्रिटिशर्स से मुझे एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार कौन है, मतलब मेरे पास वो कहानी है, लेकिन जो सुन रहे हैं आपको इस वक्त, अच्छा, उन लोगों के जहन में भी उनमें से कई लोगों के जहन में सवाल है कि जॉय भाई तो अंग्रेज हैं। अच्छा, ये क्या रहस्य है? अच्छा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो आपके नाम की वजह से भी। हाँ, नाम की वजह से ही। तो मैं देखिए, मैं एक आपको बड़ा अच्छा वो बताऊं किस्सा कि फेसबुक में मैं तो हूँ नहीं, क्योंकि जब मैं फेसबुक में आया थोड़े समय के लिए तो लोगों ने मुझे काफ़ी गालियाँ दी, जो पशु प्रेमी लोग हैं। अच्छा। या आप कहें कि अपने को पशु प्रेमी समझते हैं, तो उन्होंने काफ़ी गालियाँ दी। तो मैं फेसबुक से हट गया। तो मेरे किसी मित्र ने बताया कि फेसबुक में कोई एक शख्स थे जो कि किसी विद्यालय में प्रोफेसर भी थे, और उन्होंने मेरी तस्वीर के साथ नीचे से ये लिखा कि जब भी देखो कहीं पे भी कोई नरभक्षी होता तो ये जॉय हुकिल चले आते हैं। और क्या बात है, हमारे शिकारी कहाँ गए? तो फिर खैर मेरे जो मित्र लोग थे, वो मेरे मित्र लोगों ने उनको बताया कि भाई ऐसा है कि वो भी हमारे लोग हैं, कोई ऐसे बाहर के लोग नहीं हैं। और लोगों को नाम सुन के ये भ्रम हो जाता था कि शायद ये कोई हॉलैंड से या पोलैंड से कहीं से आए। अच्छा, जॉय हुकिल जो है वो हॉलैंड से सीधे लैंड किया उन्होंने अभी कुछ एयरपोर्ट, और हाँ, शिकार को मारने चले आए, और वो तेंदुए को मारने चले और मार के चले गए। तो वो ये कहते रहे कि जब भी देखो ये शख्स पहुंच जाते हैं और मार के। हाँ। तो ऐसा है कि मेरे पिताजी जो थे वो आधे चाइनीज़ थे। उनकी जो मदर की फैमिली थी, वो लोग चाइना से कभी बगीचा लगाने चाय का कुमाऊं में आए थे, कौसानी में। टी स्टेट जो, हाँ, टी स्टेट जो डेवलप हुई कौसानी की, और बहुत सारी भी यहाँ भी हुई, गडोली में भी हुई, और आपके उस समय चौखटिया कुमाऊं में तो बहुत ज़्यादा हुई, कई जगह हुई। तो वो हुई,
लेकिन मेरे परदादा जो थे वो पिथौरागढ़ चर्च में पास्टर थे। परदादा, मेरे दादा जो थे वो अल्मोड़ा रैमजे इंटर कॉलेज, जो कि मैसमूर से भी पुराना है, तो उसमें अध्यापक थे। मेरे पिताजी जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में थे। तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। एक शख्स ने कुमाऊं में, एक शख्स है, उन्होंने शादी की तो उनकी वाइफ ऑस्ट्रिया की है, शायद ऑस्ट्रिया। अच्छा। तो उनके घर में उनके चाचा जी ने जब घर पे आने की सूचना मिली, शादी के 2 साल बाद वो आई यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी तो बेटी और पत्नी आ रही हैं भारत। तो सब चौंक गए, तुमने शादी कब की, बताया नहीं। बोला इसमें बताने की क्या बात थी। तो फिर पूरी पंचायत बैठ गई कि इसने शादी कर ली और पता नहीं किसको घर पे लेके आ रहा है। तो जो बोला गांव के चाचा थे वो आए और मुझे पूछा वो सब तो ठीक है, ऑस्ट्रिया से है चाहे कहीं से भी है, लेकिन ये बता कि वो है तो ब्राह्मण ना। तो उन्होंने कहा हाँ वो ऑस्ट्रिया के ब्राह्मण ही है। तो ठीक तो है, वो ऐसे किस्से भी हाँ ठीक है, वो समाज है, को मिलते हैं। समाज है, वो बेचारा है। हाँ। उसी उसमें बने होते हैं। हाँ। एक दायरे के अंदर। समाज का अपनी परिभाषा है जीवन। तो मैं एक और तुम्हें अच्छा एक किस्सा बताता हूँ कि जब मैं शुरू में जाने लगा तो मेरे साथ दयाल सिंह जाता था। दयाल सिंह मेरा साथी था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। चैड़ी गांव का था और होमगार्ड में काम करता था, और मेरे साथ वो बेचारे ने बहुत सहयोग करा, कई जगह मेरे साथ किया। तो होता क्या था, शुरू में मेरे पास एक गन होती थी, वो मैं पकड़े रहता था, शॉट गन मेरे पास थी। दयाल के पास जो है एक मेरा बैग, एक बड़ी सी टॉर्च होती थी। तो जब हम लोग किसी गांव में पहुंचते थे तो वो कहते थे लोग किनारे में, उससे गढ़वाली में, कि यार ये बाघ मारेगा कौन, आप मारेंगे या वो मारेगा। तो वो जब मेरी तरफ इशारा करता था तो वो देखते थे, क्योंकि उनको लगता था, अब तो बड़े मायूस होते थे। क्योंकि उनको लगता था कि ये जो कोमल सा आदमी, ये आएगा आदमी बड़ा सा लंबा चौड़ा, उसका सीना, आंखें बिल्कुल लाल शोला बरसती हुई और बड़ी बड़ी मूंछें। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा, था। उनके मतलब लोगों के दिमाग में जो शिकारी की इमेज है, हाँ, जो शिकारी रौबदार है, बड़ी रौबदार होती थी। तो उनको ये लगता था यार ये मार पाएगा या नहीं मार पाएगा। तो खैर वो समय गुजर गया, थोड़ा सा लोग मेरा नाम जानने भी लगे। हाँ। फिर कुछ लोगों ने, जब मेरे अपने साथियों ने कहा, तो मैंने कहा हमारा कोई रोल नहीं उसमें, वो बंदूक ने मारना है कि नहीं। थोड़ी सी आपने हिम्मत करनी, 2 4 5 सेकंड, और वो दबाना है ट्रिगर। तो मैंने कहा कोई इतना बड़ा काम नहीं है वो जितना कि उसको लोग समझते हैं।